वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं परवीन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम करेंगे CSIR नेट के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं CSIR नेट में ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट चैप्टर जो हमने क्या पढ़ा था, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस चैप्टर पे बेस्ड CSIR नेट के जितने क्वेश्चन हैं आज हम इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। CSIR नेट दिसंबर 2016 इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और जो ये क्वेश्चन है ये हमारे पास है पार्ट सी का क्वेश्चन है, यानी हमारे पास एक से क्या होंगे, इसके ज़्यादा ऑप्शन क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, लेट x3, y t सेटिस्फाई फॉर द t ग्रेटर देन 0 ऑफ दिस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लीनियर सिस्टम दिया हुआ है और उसने जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो वो सिर्फ x ऑफ t की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, और उसने ऑप्शन में इस तरह से पूछ रखा है कि हमें y ऑफ t की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो स्टूडेंट, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो उसने सिस्टम दे रखा है हमारे पास dx by dt इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई एंड dy by dt ये हमारे पास माइनस वाई। इज इट क्लियर? अब हम इसमें देख रहे हैं तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स फॉर्म हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब x की वैल्यू क्या हमारे पास, वही x ऑफ t y ऑफ t। ठीक है, x हमारे पास क्या हो जाएगा, x ऑफ t और y ऑफ t। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और x डैश क्या हो जाएगा, वहां पर डैश लग जाएगा। अब यहां से जो मैट्रिक्स A आएगी, A मैट्रिक्स क्या बनती है हमारे पास, -1 1 0 -1। ओके, सो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, अब इट इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो आइगन वैल्यू इज द जस्ट डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो आइगन वैल्यू ऑफ A इज -1। ठीक है, एंड -1 दो वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू आ गई और इक्वल आ गई, तो इक्वल के कोरस्पोंडिंग हमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा जैसा हमने थ्योरी में किया था। तो फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, a माइनस लेमडा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो ये हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे लैम्डा की a की, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 0 0 इंटू वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो 0, 0। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू 0 एंड x इज आर्बिट्रेरी। x हमारे पास क्या आ गया, आर्बिट्रेरी आ गया। तो मान लो हम लेट कर लेते हैं, हम लेट x को क्या मान लेंगे 1, तो v वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आई है 0 और x को हमने क्या मान लिया 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक आइगन वेक्टर आ गया। सो दिस इज द आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू -1, इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर आ गया। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो आइगन वैल्यू इक्वल आ जाती है तो उसके कोरस्पोंडिंग उसका सॉल्यूशन आइगन स्पेस का अगर डायमेंशन 1 आती है, इसमें सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन स्पेस है, डायमेंशन स्पेस ऑफ ई लैम्डा कितना है यहाँ पर -1, कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमें सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वो हम क्या मान लेते हैं, चलो इसको मान लो v1, ठीक है, और दूसरे को मान लो v2। तो v2 को मान लिया माने x1 y1। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास कैसे बनता है, ये हमारे पास बनता है a माइनस लेमडा आई इंटू v1 यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है इंटू v2 इज इक्वल टू v1। इज दैट क्लियर? तो अब ये कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मैट्रिक्स तो हमारे पास आ चुकी, ये रही, तो इट्स 0 1 0 0। v2 की वैल्यू हमने क्या मानी है, x1 एंड y1, और v1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है जो क्या है 1, 0। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू y1, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, y1 इज इक्वल टू 1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, और y1 की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x क्या आ गया, x1। ठीक है, x1 आ गया हमारे पास आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो वो तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x1 क्या आ गया, आर्बिट्रेरी। तो इसलिए हमें
आसान बनाने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, देखो y1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, और x1 को हम क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया v2 वेक्टर। अब हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बनाने, तो एक तो हमारे पास v1 हो गया, एक तो हमारे पास v1 है, और एक और होता है हमारे पास t इंटू v1 प्लस v2। तो इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो t इंटू v1, तो ये रहा t इंटू v1, तो ये हमारे पास हो जाएगा t0 प्लस v2 हमारे पास क्या है 1 1। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी t प्लस 1 0 प्लस 1 1। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो एट लास्ट जो सोल्यूशन आता हमारे पास वो आता है x इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 फिर v2, सीधा ये लिख लो, या फिर या v1 प्लस v2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा t। ठीक है, माइनस लेमडा टी ई रेज टू पावर, ये फैक्टर भी कॉमन आएगा इसमें। तो यहाँ पे देखो c1 v1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुकी है 1 1, तो 1 0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस करेंगे, ई रेज टू पावर लेमडा टी होता था यहाँ पे। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी है -1, तो ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस c2, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है t प्लस 1 इंटू कोमा 1 और ई रेज टू पावर माइनस टी। इज दैट क्लियर? तो अब देखो बच्चों, इसको हम सोल्व करेंगे तब, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है c1 ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस c2 t प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी। इज दैट क्लियर? और यहाँ से करेंगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस टी, ये मैट्रिक्स आ गई। और ये x किसके बराबर हमारे पास, ये रही x की वैल्यू हमारे पास, ये है हमारे पास x ऑफ t इंटू y ऑफ t, ये मेरे मैट्रिक्स आ गई। तो दोनों तरफ कंपैरिजन करके अब हम इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। यहाँ तक मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं इसके लीनियर सिस्टम के कोरस्पोंडिंग ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब हमें इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हमारे पास एक आइगन वेक्टर जो आया हमारे पास, वो क्या है v1 आया है, जनरल मेथड से हमने निकाली। फिर v1 के कोरस्पोंडिंग इसकी आइगन स्पेस की डायमेंशंस आई है 1, तो 1 आई है। तो दूसरा इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर v2 हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वो हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या आ गए हमारे पास, एक ये और एक ये, हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आ गए, उसके कोरस्पोंडिंग सोल्यूशन ये होता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें x ऑफ t और y ऑफ t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वो देखो कैसे आएगी। अब देखो, by comparing both equation we calculate x of t is equal to, x of t की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e raised to power minus t प्लस c2 इंटू टी प्लस 1 ई रेज टू पावर माइनस टी, और y2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास c2 ई रेज टू पावर माइनस टी। इज दैट क्लियर? ये तो हमारे पास आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। अब हमें पार्टिकुलर वैल्यू c1 c2 की पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब देखो, मैं अगर पहली कंडीशन लगाऊं, x ऑफ 0 हमें क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या रख दो, मान लो ये फर्स्ट है हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड है, तो अगर मैं इसमें t की जगह 0 रखता हूँ तो t की वैल्यू 0 e की पावर 0 1, तो ये क्या हो जाएगा c1, c2 0 प्लस 1 1 1 इंटू c2 ई रेज टू पावर 0 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्लस c2, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब सेकंड रखूं मैं, y ऑफ 0 रखूं, तो y ऑफ 0 क्या दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है, तो यहाँ पे करूंगा e की पावर 0 1, तो इट्स c2 इज इक्वल टू इसकी पावर क्या है 1 है, और c2 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा मैं, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो c1 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू 1, इसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू, c1 तो हमारे पास 0 आ गया, तो सिर्फ ये क्या बचेगा, और c2 कितना आ गया 1 आ गया, तो ये बचेगा t प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी। इज दैट क्लियर? ओके, और y ऑफ t क्या आएगा हमारे पास, y ऑफ t आ जाएगा, c2 की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा e की पावर माइनस टी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है इसका, ये हमारे पास आया है इसका फाइनल सॉल्यूशन, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया है। अब देखो बच्चों, नाउ कम टू द ऑप्शन पे आते हैं, तो उसने बोला है x ऑफ t किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, t प्लस 1 ई रेज टू पावर माइनस टी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। अब उसने ना और ऑप्शन में y ऑफ t भी इंक्लूड कर रखा है, तो देखो अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो मैं e की पावर माइनस टी की मल्टीप्लाई आगे करूं इसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा t इंटू ई रेज टू पर माइनस टी प्लस ई रेज टू पर माइनस टी इज इक्वल टू, और ई रेज टू पर माइनस टी किसके इक्वल है, वाई टी के इक्वल। तो मैं अगर यहाँ पे रखूं फॉर फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास हो जाएगा t इंटू वाई ऑफ टी प्लस ई रेज टू पर माइनस टी। क्या फर्स्ट ऑप्शन में यही नहीं है, ई रेज टू पर माइनस टी, इसको आगे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ई रेज टू पर माइनस टी प्लस टी इंटू वाई ऑफ टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका जो सोल्यूशन आया है वो आया है फर्स्ट और थर्ड। ये तो आते ही नहीं क्योंकि एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें टी प्लस वन फैक्टर को एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या इसके माइनस के इक्वल है, माइनस के इक्वल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इनकोरेक्ट। तो इसके जो सही आंसर आएंगे वो आएंगे हमारे पास 1 और क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास इसके क्या है, करेक्ट ऑप्शन विच इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, उसने पूछी थी क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 4.75 मार्क्स का था, ठीक है। और देख लो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इसका एक तरीका और हो सकता है, कोई बच्चा पहले इस इक्वेशन को सोल्व करे फिर इसकी हेल्प से इसको सोल्व करे, तो वहां से भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो आप। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ये मैंने जो हम जनरल मेथड लेके चल रहे थे उसी से हमने क्या करा है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करा है, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से t यहाँ पे चला जाएगा, y इसके नीचे आ जाएगा, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू सेम आएगी, एज इट इज वैल्यू यही आएगी, और x ऑफ t की वैल्यू भी यही आएगी। एक दो क्वेश्चन हम लेके चलेंगे आज, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। इसमें क्या दे रखा है उसने बच्चों, इसमें दे रखा है उसने कंसिडर ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो उसने मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दिया ऑलरेडी अब हमें, ठीक है। अब उसने मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। ये वही है एक्स वाई और वाई, ठीक है, टी के फंक्शन है वो तो हमें पता ही है। तो उसके बाद बोलता है कि इसका जो सोल्यूशन स्पेस आएगा, यानी दो जो इनके आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसका सोल्यूशन स्पेस बोलते हैं। तो वो किससे स्पेन होगा, ठीक है, ये बोल रहा है स्पेन्ड बाय, ठीक है। या फिर या तो वो दो हमारे पास जो वेक्टर आएंगे वो, या फिर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे, दो बनेंगे, तो उनसे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन स्पेस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब देखो, अब उसने इक्वेशन दे रखी है, तो अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन। तो अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे करेंगे तो इससे हमारे पास ये हमारे पास x है तो dx, तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है x डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स करके हमें दे रखा है। तो यहां से जो मैट्रिक्स A आएगी, A मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1, कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 1, और यहाँ पे है 0 -1 0 -1। तो ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, जो इसकी डायगोनल एंट्री होगी। सो आइगन वैल्यू ऑफ A इज -1 और 1, या फिर 1 और -1 दो आ गई, तो इसको बोलो λ1 और इसको क्या बोल दो λ2, ठीक है। अब λ1 के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे, v1 बोल देंगे। सो लेट v1 बी द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, ठीक है, 1 की कोरस्पॉन्डिंग, यानी व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें आइगन वेक्टर निकालना है, और v1 को हम क्या मान लेते हैं, v1 को हम मान लेते हैं x y, ये हमने मान लिया। तो अब देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग करेंगे हम, तो वही a माइनस लैम्डा i इंटू v1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हम v1 फाइंड आउट करेंगे, तो a माइनस लैम्डा i करेंगे तो ये क्या बन जाएगी 0 1 0, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो -2 इंटू v1 हमारे पास क्या है x y इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से करूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन आ रही है, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0, और x क्या आ रहा है इसमें, आर्बिट्रेरी, x आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी आता है तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हम x को क्या मान लेते हैं 1, तो लेट कर लिया हमने, लेट x का क्या ले लिया 1, और y की वैल्यू क्या है 0 है। तो हमारे पास जो v1 वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 1 y की वैल्यू 0। तो ये जो है लैम्डा
लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग ये आइगन वेक्टर आ गया। और ये बताओ बच्चों, जब लैम्डा -1 होगा तो उसके कोरस्पोंडिंग हम उसको मान लेते हैं V2, ठीक है, V2 वेक्टर। तो इसमें करेंगे हम तो -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे -1 स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, ठीक है, ओके, इंटू V2, ठीक है, इसको मान लो XY या फिर X1 Y1 मान लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,0, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू X1 प्लस Y1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड तो इक्वेशन आएगी ही नहीं, वो 0 इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Y1 इज इक्वल टू -2X1। तो हमने V2 क्या मान रखा है, V2 हमने मान रखा है X1 Y1। तो यहाँ से मैं सिंप्लिसिटी के लिए X1 को क्या ले लूँ 1, ठीक है, X1 को ले लिया मैंने 1 और X1 को 1 लेने से Y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड आइगन वेक्टर। अब ये आ गया फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये आ गया हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर। तो सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू C1 इंटू V1 इंटू e⁻1 लैम्डा t लैम्डा 1t प्लस C2 इंटू V2 e⁻λ2t। अब देखो बच्चों, इसमें C1 है, V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, V1 है 10, e⁻λ क्या है इसमें कोरस्पोंडिंग 1 है तो t प्लस C2, V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -2 और e⁻λ2 की वैल्यू कितनी है, λ2 की है -1, ठीक है, ये रही तो -t, ओके। अब इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले C1 को एज इट इज रखो तो ये जाएगा e⁻t 0 प्लस C2 और यहाँ से करेंगे तो e⁻t -2 e⁻t, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो बच्चों, ये जो दो आए हैं हमारे पास, ये जो दो आइगन वेक्टर आए हैं, ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। बट उसने क्वेश्चन में क्या चालाकी करी है, उसने सिर्फ ये दो नहीं दिए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये देता और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, यानी एक से ज्यादा बन सकते हैं इसके। क्यों बन सकते हैं क्या पता, जो दो, अब उसने यही तो कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, सोल्व कर लिया हमने क्वेश्चन, हमारे पास ये आइगन वेक्टर आ गए, बट उसने डायरेक्टली ये आइगन वेक्टर नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में। उसने क्या दे रखा है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यहां पे बना के दे रखा है। अब देखो बच्चों, मान लो ये तो मान लो फर्स्ट वेक्टर है जिसको मैंने क्या मान लिया v, या फिर uv, इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है, और मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं। जनरल हमें क्या निकाला, सोल्यूशन निकाला है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है, सोल्यूशन आ गया x, ये हमारे पास x ऑफ t, ये हमारे पास y ऑफ t, ओके। तो कम टू द ऑप्शन पे अगर हम आए तो ऑप्शन पे आके हम देखते हैं कि इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैंने मान लिया u, तो u मान लिया हमने e⁻t और 0 और v मान लिया मैंने इसको e⁻t, ठीक है, -t था यहाँ पे, ठीक है, -t था, ठीक है। तो e⁻t एंड -2 ऑफ e⁻t। अब हम ये देखते हैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से कौन कौन से क्या बनते हैं, आइगन वेक्टर बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में क्या था, y तो आर्बिट्रेरी था और y तो 0 था और x आर्बिट्रेरी था, और इसमें हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू -2x, इस टाइप की इक्वेशन थी। अब देखो बच्चों, फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि हम ये लेंगे तो ये वाला जो वेक्टर है यहाँ पे 1 0 है, ठीक है। अगर मैं x को 1 लूंगा तो y की वैल्यू -2 आ रही है, लेकिन इसने क्या रख रखा है 0, तो ये इस कैटेगरी में भी नहीं आता है। और इसमें क्या हमारे पास, हाँ ये आ सकता है बट ये नहीं आ सकता, बिकॉज इसमें x को 0 लेता हूं मैं तो y की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तो 0 0 आइगन वेक्टर आएगा और वो हम आइगन वेक्टर कंसीडर करते नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअली ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग हो गया, बिकॉज ये वेक्टर ना ही तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मान लो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाऊं तो मैं ऐसा एक कांस्टेंट चाहिए C1, ठीक है, ये हमारे पास चाहिए, यही तो है, ये चारों यही है, ठीक है। अब हमें ऐसा C1 और C2 चाहिए कि जिनसे हमें क्या बन जाए, ये वेक्टर मिल जाए, ठीक है।
तो वो हमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये करूं, मान लो कम टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में आता हूं मैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या करूं कि मैं C1 को ले लूं 1/2, ठीक है। C1 एक तो है एज इट इज हमारे पास, एक तो उसने क्या ले लिया, यही ले लिया, एक वेक्टर क्या ले लिया, V ले लिया, एक तो V हो गया बिकॉज V आ सकता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है। अब ये देखो बच्चों, जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक t है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक t e⁻t माइनस e⁻t बाई 2, या फिर इसको क्या लिख लो अपॉन 2 और बाई 2, ठीक है। अब देखो e⁻t ये रहा, और इससे 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखी है, और इसको किससे कर रखी है, -1/2 से। तो मैं C1 को चूज कर लूं, C1 को चूज कर लिया मैंने 1/2, और C2 को चूज कर लिया मैंने -1/2, C2 को चूज कर लिया मैंने -1/2। तो ये वेक्टर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारे पास e⁻1/2 e⁻t, 1/2 की 0 से करेंगे तो 0, प्लस C2 कितना -1/2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 e⁻t, -1/2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा e⁻t। ऐड कर दो दोनों को, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/2 e⁻t माइनस e⁻t, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻t। और ये हमारे पास क्या है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये साइन हाइपरबोलिक t की, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक t और e⁻t। तो उसने थर्ड ऑप्शन में क्या दे दिया, एक तो यही वेक्टर दे दिया और एक इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, ये हमारे पास इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन स्पेस को क्या करेगा, स्पेन करेगा। इज दैट क्लियर। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन में उसने क्या करा, उसने एक तो ये वेक्टर ले लिया, और एक वो ऐसा वेक्टर लेके चल रहा है कि इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है इसमें, अब उसने C1 को क्या ले रखा है, 1 ले रखा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन के लिए उसने C1 को तो ले लिया 1 और C2 को क्या ले लिया -1/2। तो अभी भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखें, एक तो उसने ये ले लिया, ओके, दूसरा अगर बन जाता है तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो C1 को 1 ले लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा e⁻t प्लस C2 को क्या ले लिया -1/2, एज इट इज यही वेक्टर आएगा फिर -1/2 e⁻t इज दैट क्लियर। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या हो रहा है e⁻t -1/2 e⁻t, और यहाँ पे e⁻t, ठीक है। अब देखो फोर्थ ही आ गया, ये सेकंड ये आ गया, और एक ये था, तो मतलब ये भी क्या बन रहा है, इसके लीनियर स्पेन में आ रहा है, तो ये भी क्या कर देगा, इसके सॉल्यूशन स्पेस को स्पेन कर देगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन। अब कोस हाइपरबोलिक t है, कोस हाइपरबोलिक t होता है हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक t e⁻t प्लस e⁻t अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं e⁻t/2 e⁻t/2। अब यहाँ पे चाहिए मैंने e⁻t की तो मल्टीप्लाई 1/2 से करनी है, और इसकी कैसे करनी है 1/2 से, दोनों से। तो अब हम करके देखते हैं, ये 3 ठीक हो गया। सेकंड के लिए भी चेक करते हैं हम, तो उसने ले लिया C2 को भी ले लिया 1/2 और C1 को भी ले लिया 1/2, दोनों को क्या ले लिया 1/2। नाउ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इससे करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 1/2 e⁻t 0, और ये क्या बन रहा है हमारे पास 1/2 e⁻t, और यहाँ पे क्या बन जाएगा e⁻t। ऐड करो इनको, तो ये जाएगा हमारे पास 1/2 e⁻t प्लस e⁻t, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -t, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, कोस हाइपरबोलिक t की, तो ये हमारे पास हो गया कोस हाइपरबोलिक t, ठीक है। और ये एज इट इज -e⁻t, ये आया है वेक्टर बन के, बट उसने हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लस है। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, बट हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया है उसमें क्या है हमारे पास ये -1, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इज दैट क्लियर। तो अब देखो इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हो गए, इसके 3 ट्रू हो गया, 4 ट्रू हो गया, और इसी तरह सिमिलरली अगर आप ऐसा, उसने क्या कर रखा है, इसको तो 0 से मल्टीप्लाई कर रखी है C1 को, और इसको मल्टीप्लाई कर रखी है 1 से, तो इसको 0 से इससे 1 से करोगे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। बट इसमें से कौन सा भी नहीं आ रहा,
ये इनमें से ये तो आ रहा है एज इट इज। अगर आप C2 को 0 ले लोगे और C1 को 1 ले लोगे, मैं बता देता हूं ऑप्शन 1 में उसने क्या कर रखा है। ऑप्शन 1 में उसने एक बार तो ले रखा है C1 को 0 और C2 को 1, और एक बार ले रखा है C2 को 0 और C1 को 1। तो ऐसा करके उसने ले रखा है, बट ऐसे तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ ही नहीं रहा है ये, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अलग वेक्टर आएगा तो वो अगर ऑप्शन में देता तो ये ट्रू हो जाता है। जैसे सेकंड ऑप्शन में अगर वो प्लस की जगह यहाँ पे क्या दे देता, माइनस दे देता, तो ये ऑप्शन में क्या होता, ट्रू होता। बट अब क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसने क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग। इतना आसान सा क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, C1 C2 के कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है कि क्या लेके चल रहा है वो, तो वो उसका सॉल्यूशन स्पेस बन रहा है, अदरवाइज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2011 एंड पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी की क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो उसने बोला कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसने मैट्रिक्स फॉर्म दे दी ऑलरेडी, और ए मैट्रिक्स दे दी, और एक्स की वैल्यू ये हमारे पास होती है। तो उसने ऑप्शन 1 में हमारे पास ये पूछ रखे है कि ये ट्रू होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें सोल्यूशन निकालना है। नाउ कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर सिस्टम। तो उसने ए मैट्रिक्स जो दे रखी है वो ये दे रखी है, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू सबसे पहले निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो वो क्या आ रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या आ रहा है इसका 3 - 2, तो ट्रेस कितना हो गया 2, तो -2x, ठीक है। फिर इसका डिटरमिनेंट -3 और +4, तो कितना हो गया +1 = 0। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो x - 1 का होल स्क्वायर = 0 एंड दिस इज x = 1,1। इज इट क्लियर? तो इसकी जो 2 आइगन वैल्यू आई है, आइगन वैल्यू ऑफ a इज 1, ओनली 1 आई है, ठीक है। या फिर 1 1 बोल लो, मतलब रिपीट कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में उसने क्या बोला है, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A हैज ए रिपीटेड आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू क्या हमारे पास लैम्डा = 1, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, लैम्डा 1 मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए की आइगन वैल्यू, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लैम्डा, जो कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इतना ही पूछा उसने कि आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन। उसने बोला है इसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट v = x y आर द आइगन वेक्टर, ठीक है। आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा = 1, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, वही मेथड हमारे पास a - λi × v = 0। तो अब हम लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 2 -2 एंड -2 ऑफ v की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y = 0 0। इज इट क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई द बोथ मैट्रिक्स, वी फाइंड आउट 2x + 2y = 0, और सेकंड भी इसी की सिमिलर आएगी, -2x - 2y = 0, माइनस कॉमन लेके यही आ जाएगी दोबारा। तो 2 थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास x + y 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा y = -x। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या मानेंगे, एक आर्बिट्री आएगा हमारे पास इसमें। तो x को मान लेंगे हम 1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमारे पास जो v वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और y1 की हमने क्या मान ली, क्या आ जाएगी -1। तो यही बोल रहा है वो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे -1 था वहाँ पे, ठीक है। तो अब उसने बोल रहा है कि देयर इज ओनली 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और वो हमारे पास क्या है 1 - 1। तो इसके कोरस्पोंडिंग 1 ही आया है, बिकॉज यहाँ पे जो आइगन स्पेस की डायमेंशंस आ रही है, यानी E1 की, वो हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है। तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा हमें। तो सेकंड ऑप्शन में यही बोल रहा है वो, देयर इज ओनली 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और ये क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास एक आइगन वेक्टर तो आ गया। अब हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास आइगन स्पेस की डायमेंशंस अगर 1 आती है, तो एक आइगन वेक्टर हमें अपनी तरफ से क्या करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, जिसको हमने क्या मान लिया v2। लेट v2 मान लेते हैं हम,
v2 इज इक्वल टू x1 y1, ये हमने मान लिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे a माइनस लेमडा आई इंटू v2 इज इक्वल टू v1, जो v1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो मैट्रिक्स तो यही आएगी हमारे पास 2 2 -2 इंटू v2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x1 y1, ओके। और यहां से v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू है 1 -1 इज इट क्लियर। अब देखो करेंगे तो ये भी सिमिलर इक्वेशन आएगी 2x1 प्लस 2y1, ठीक है, -2 और -1 करेंगे 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारे पास आ गई। अब देखो बच्चों 2 थ्रू आउट कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 कॉमन लेके यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब हमें चाहिए v2, तो हम क्या करते हैं, x1 को तो ले लेते हैं 0, x1 को ले लिया 0, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो y1 की वैल्यू आ गई 1/2। ये हमारे पास क्या कंसेप्ट हो गया v2, इज इट क्लियर। तो अगर हमारे पास आइगन वैल्यू रिपीट करती है तो 2 आइगन वेक्टर आते हैं हमारे पास, एक तो आता है v1 और एक आता है हमारे पास t इंटू v1 प्लस v2। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो t इंटू v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -1 प्लस v2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 0 1/2। तो अब देखो बच्चों अगर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो t इंटू 1 t प्लस 0 t, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -t प्लस 1/2। इसको क्या लिख लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं 1/2 -t। ये हमारे पास आ गए 2 आइगन वेक्टर, और v1 क्या है हमारे पास, v1 है 1 -1, ठीक है। हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आ गए जो क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। उसने क्वेश्चन यहीं तक पूछा है मेरे ख्याल से, द जनरल सोल्यूशन ऑफ ओडी इज दिस। जनरल सोल्यूशन भी हम लिख लेते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यही a इंटू x1, ठीक है, प्लस b इंटू x2। ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या है x2 है, तो सोल्यूशन यही तो होता है a इंटू x प्लस b इंटू x2, इज दैट क्लियर, ठीक है। और e रेज टू पावर t मल्टीप्लाई में, बिकॉज कॉमन है तो e रेज टू पावर t यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज दैट क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन में ये बोला उसने द जनरल, अभी देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए, 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए, और फोर्थ में वो यही बोल रहा है कि जो 2 आइगन वेक्टर इसने लिखे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन तो सीधा ही करेक्ट हो गया यहाँ से। और थर्ड में बोलता है कि उसका जनरल सोल्यूशन इस टाइप से में होगा, तो इससे अगला स्टेप में इसका सोल्यूशन इसी टाइप में होगा, दैट इंप्लाइज थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है, तो वो आया है 1 2 3 4, चारों ऑप्शन करेक्ट है, इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो देख लो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो दिसंबर 2011 में पूछा गया था, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जस्ट उसने मैट्रिक्स में दे रखी थी, हमने आइगन वैल्यू कैलकुलेट करी, उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आ गए, एक आइगन वेक्टर आ गया, फिर दूसरा हमने कंस्ट्रक्ट करा, उसके बाद 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ गए, फिर उसका सोल्यूशन आ गया। उसने पूरे क्वेश्चन में से ही क्या बना रखी है, चारों के चारों ऑप्शन बना रखे हैं, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमारे पास, ये पूछा गया था जून 2015 में और ये पूछा गया है जून 2018 में। सेम रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सारे के सेम है इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन सारे के है, क्या है, सेम, यही है नुक्के एज इट इज। अब देखो उसने जो सिस्टम दे रखा है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बनता है, ये दे रखा है हमारे पास dx/dt इज इक्वल टू -4x - y, और dy/dt दे रखा है हमारे पास x - 2y। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स ए बन रही है हमारे पास, वो बन रही है -4 -1 एंड 1 -2, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी बच्चों, x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका ट्रेस, -4 -2 -6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6x प्लस इसका डिटर्मिनेंट 4 × 2 8, ठीक है, तो जाएगा 8 + 9, ठीक है, 4 × 8 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे 9 हो रहा है, तो +9 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो बच्चों ये आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब ये क्या बन रही है हमारे पास, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x + 3, ठीक है,
तो अब यहाँ से इसकी 2 आइगन वैल्यू आएगी, तो ये 2 आइगन वैल्यू रिपीट कर गई -3 और -3, यानी λ1 है वो भी -3 आ रहा है और λ2 है वो भी -3 आ रहा है, यानी रियल एंड इक्वल वाला केस आ गया, यानी जो थर्ड वाला केस है वो आ गया। और जो साइन है इसके वो दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो थर्ड वाले केस में जो क्रिटिकल पॉइंट बनता था वो क्या बनता था, नोड बनता था, ठीक है। और ये असिम्प्टोटिकली स्टेबल होता था इफ बोथ रूट आर नेगेटिव, और नेगेटिव है तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है। और क्या आया है, नोड आया है। तो दोनों ही पार्ट सी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड, तो यही है इसका आंसर। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अनस्टेबल नोड, अनस्टेबल तब बनती है जब +2 +3 के होते, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, स्पाइरल तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली उसने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब ये देखो सेम ऑप्शन है, इसके लिए भी हमारे पास सेम ऑप्शन है, बस उसने सिस्टम क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब देखो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 -7 एंड 3 -8, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी, तो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस, इसका ट्रेस क्या आएगा, -6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। और इसका जो डेटर्मिनेंट है वो क्या होगा, -16 एंड +21, तो ये आ जाएगा +5 = 0। नाउ कम टू द रूट देखते हैं इसके, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, x² + x + 5x + 5 = 0। x यहाँ से कॉमन, इट्स x + 1 + 5 यहाँ से कॉमन, x + 1 = 0, टेकिंग x + 1 कॉमन यहाँ से x + 5 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड -5, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, जो ये केस आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास रियल एंड अनइक्वल, और अगर ऐसा आता है और सेम साइन, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया टेबल से। तो फर्स्ट केस हो गया, तो टेबल में से देखते हैं हम, तो ये क्या आता है हमारे पास, ये बनेगी नोड, ठीक है, नोड बनेगी। और अपोजिट साइन है, अगर ये नेगेटिव है तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल होंगे, बोथ अगर नेगेटिव देन असिम्प्टोटिकली स्टेबल, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन दे आर अनस्टेबल नोड बन रही है, तो हमने देख लिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट 0,0 क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है। और पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, नोड आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा, इस सिस्टम के लिए जो आंसर आ रहा है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, यही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है यार। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, देखो बच्चों। अब इस टाइप के क्वेश्चन वो देखो, हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, नोटबुक पे पेन चलाना है, पेन से और कॉपी से हमारे पास आंसर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। और उसने ये दोनों क्वेश्चन, ये उसने पूछ रखा है जून 2018 में, और ये पूछ रखा है जून 2015 में। दोनों क्वेश्चन 5 यानी 4.75 मार्क्स के हैं, और सॉल्यूशन बस ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ये उसने क्यों पूछा है, अगर आपको टेबल याद है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का नेचर्स और रूट्स के नेचर के कोरस्पोंडिंग उसकी स्टेबिलिटी की अगर आपको टेबल याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हो। और अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो मैनिपुलेशन है, सॉल्यूशंस है, वो तो भी बस थोड़ी देर के लिए है। उसके बाद तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास रूट आ गए, इसमें ये रूट आ गया, उसमें हमारे पास ये रूट आ गए, तो उसके बाद तो हमें टेबल याद होगी, तभी तो हम इसको क्लासीफाई कर पाएंगे कि क्या क्रिटिकल पॉइंट का नेचर क्या होगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। बहुत क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा है, तो ये क्वेश्चन उसने क्या कर दिया, जून 2018 में रिपीट कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। हर क्वेश्चन एक ना, और कोई भी आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आता है, तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है, ताकि ये चैप्टर कवर हो जाए कि आपको उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स का नेचर और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता है नहीं। तो ये क्वेश्चन आसानी से आ जाता है एग्जाम में, IIT एग्जाम में, NBHM और गेट में और CSIR नेट में तो आए हुए हैं, जो हमने क्या करे आज सोल्व करे हैं। तो आज हमने कई क्वेश्चन सोल्व करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम CSIR नेट के और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इन क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।